हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो जो था वो oogenesis के टॉपिक के बारे में था। आई होप दैट वीडियो इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो आखिर इसका नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों है? तो बच्चों, इस पर्टिकुलर डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखो। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला डायग्राम है, जिसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो इसकी जो बिगिनिंग है, इसकी जो स्टार्टिंग है, वो देखो बच्चों कहाँ से हो रही है? मेंसेस से हो रही है। मेंसेस यानी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को आम भाषा में हम बोलते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स के साथ इसकी स्टार्टिंग हो रही है, मेंसेस के साथ इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देंगे। तो नाम समझ में आया। आगे बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर साइकिल कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो ये पर्टिकुलर साइकिल देखा जाएगा फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। अब प्राइमेट्स एक ऐसी कैटेगरी है एनिमल्स की, जिसके अंदर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, एप्स, मंकीज आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर साइकिल है लगभग 28 से 29 दिन के अप्रॉक्स चलेगी इन पर्टिकुलर प्राइमेट फीमेल्स के अंदर। तो इसको साइकिल क्यों बोला जाता है? अब साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जैसे बच्चों, अगर सपोज करो 28 दिन की साइकिल चली, 28 दिन के बाद जब 29th डे आएगा, तो 29th डे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल। इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो। देखो बच्चों, 28 दिन तक चला ये प्रीवियस साइकिल। जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आया, देखो बच्चों दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो गया। कैन यू सी? तो 28th डे के बाद जैसे ही 29th डे आएगा, नेक्स्ट साइकिल का वो फर्स्ट डे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस फैशन में हो रही है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे साइकिल। अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है? कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पर चेंजेस आएंगे, अलग अलग तरीके से। अब कैसे आएंगे? तो इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो। इस डायग्राम को मैंने 3 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 रीजन्स में सबसे नीचे हमारे पास है यूट्रेन इवेंट्स। ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स है, ये देखे जाएंगे फीमेल की यूट्रस के अंदर। ये चेंजेस देखे जाएंगे यूट्रस के अंदर। यूट्रस, दिस पर्टिकुलर रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये रीजन होने वाला है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इस यूट्रस के अंदर क्या होता है? तो बच्चों, इस यूट्रस के अंदर जो है ना, इस यूट्रस में जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, उस इनर मोस्ट लाइनिंग को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस आएंगे। एज यू कैन सी, इस तरीके से ये एक थिक लेयर है जो कि रिच है ब्लड सप्लाई से, और ये पर्टिकुलर वॉल के अंदर चेंजेस देखे जाएंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहली चीज हो गई। दूसरे चेंजेस क्या आ रहे हैं? ओवेरियन हार्मोन लेवल्स या फिर ओवेरियन इवेंट्स। तो ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज गोइंग टू डील विद द चेंजेस विच आर अकरिंग इन ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अब ओवरी के अंदर 2 तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। एक तो हार्मोनल लेवल पे हो रहे हैं, और एक हमारा जो एग प्रोडक्शन है वो भी ओवरी के अंदर चलता है ना, तो उसके अंदर भी चेंजेस देखे जाएंगे। तो एक हो गया हमारा ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, और दूसरा हो गया ओवेरियन इवेंट्स। भाई, जो ये फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, या फिर जो ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ा था हमने oogenesis में, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आ गई ओवेरियन इवेंट्स। तीसरी जो चीज़ है वो है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। अब ये पिट्यूटरी कहाँ से आ गया? तो oogenesis के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी जैसे ही फीमेल हिट करती है, तो उसकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो जैसे ही फीमेल की बॉडी के अंदर प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आते ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड कुछ हार्मोन को रिलीज करता है। नाम है जिसका गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, GnRH। अब ये जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, इसको कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन को पिट्यूटरी के ऊपर रिलीज करता है और उसको बोलता है अपने हार्मोन्स रिलीज कर दो। कौन से हार्मोन्स रिलीज कर दो? तो देखो, FSH और LH, ये वो 2 हार्मोन्स हैं जो रिलीज होने वाले हैं आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। अब इन 2 हार्मोन्स की वजह से, कौन से 2 हार्मोन्स हैं? FSH, LH, और ओवरी भी कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रही है, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इन सब हार्मोन्स की वजह से साइक्लिकल चेंजेस आएंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। ओके।
तो बच्चे अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि नीचे की तरफ दिए गए हैं नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं पहले दिन से लेकर यहाँ पर 28 दिन का साइकिल है। तो 28 दिन के बाद जब 29वां दिन है तो वो फर्स्ट डे है नेक्स्ट साइकिल का। तो अब ये जो 28 दिन है इन पर्टिकुलर 28 डेज को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस के अंदर। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब द 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4 फेजेस कौन कौन से? पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। इसके अंदर से जो फॉलिकुलर फेज है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं और जो हमारा ल्यूटियल फेज है उसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। अब जो हमारा ओव्यूलेटरी फेज है, फेज नंबर 3, दिस फेज इट इज द स्मॉलेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज है ओव्यूलेटरी फेज। और सबसे बड़ा फेज कौन सा है? ल्यूटियल फेज है। ठीक है, आगे बात करें, अगर शुरू करती हूं मैं पहले फेज से जो कि है मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज जितना कि अब तक तुम्हें आइडिया लग ही गया है, क्योंकि जो हमारा पूरा साइकिल है उसकी बिगिनिंग किससे हो रही है? मेंसेस से हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होगा? मेंसेस होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। अब इस वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या है? इस वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या है ना, एंडोमेट्रियम की तो लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम क्या है? हमारा यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर, उसकी जो ग्रोथ एक्स्ट्रा जो उसकी ग्रोथ हो रखी थी, उसकी जो थिक लाइनिंग थी वो शेड हो गई है। और उसके साथ साथ हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो एग जो बेचारा फर्टिलाइज नहीं हुआ वो भी उसके साथ में शेड ऑफ हो जाएगा। तो दिस होल कंप्राइजेज ऑफ मेंसेस या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन केस फर्टिलाइजेशन इज नॉट डन तो मेंसेस होगा। तो आगे हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल फेज है वो लगभग 1 से 5 दिन के अप्रॉक्स चलता है। 5वें दिन के बाद हमारा नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है जो कि कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। अब इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? तो बच्चों चलो oogenesis की तरफ वापस से। oogenesis के प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था जब किसी फीमेल का बर्थ होता है तो उसके पास प्राइमरी oocytes ऑलरेडी प्रेजेंट है, oogenesis उसके अंदर स्टार्ट हो चुका है। और वो प्राइमरी oocytes प्यूबर्टी आते आते तक कितने रह जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। हर ओवरी के अंदर इतने प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है। तो जब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते ही क्या होता है ना कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte जो कि कहाँ पर प्रेजेंट था? हमारा इस पर्टिकुलर ओवरी के अंदर। इस ओवरी में जो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। वो प्राइमरी oocyte अब ग्रो करना शुरू करेगा। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा हम इस फेज को बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर वो प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करता है। किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल। और जब ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, देखो ये डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, जैसे जैसे ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं इनसाइड द ओवरी, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, दीज डेवलपिंग फॉलिकल्स ये क्या करते हैं? ये हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं? ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। अब ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन क्या करेगा ना, सबसे पहला काम तो इसका क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग धीरे धीरे यहाँ पर थिक होना शुरू हो जाएगी जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, किसने बढ़ाया? ग्रोइंग फॉलिकल्स ने बढ़ाया। क्या करेगा? पहला काम तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को और थिक करेगा। दूसरा काम क्या करेगा? ये ईस्ट्रोजन एक्ट करेगा किसके ऊपर? पिट्यूटरी के ऊपर। पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और पिट्यूटरी को बोलेगा अपने जो 2 हार्मोन्स हैं तुम्हारे पास उनका लेवल जो है वो इंक्रीज कर दो भैया। अब इंक्रीज करते हैं पिट्यूटरी उन हार्मोन्स का लेवल। कौन से हार्मोन्स हैं? FSH और LH। FSH और LH का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फॉलिकुलर फेज के अंदर। फॉलिकुलर फेज के अंदर धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कौन कौन से हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है? FSH भी बढ़ रहा है, LH भी बढ़ रहा है और ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। सब फॉलिकुलर फेज के अंदर हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और FSH और LH कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं कि उनका सर्ज देखने को मिलता है, मतलब
मतलब एक्सट्रीम ब्लास्ट ऑफ दीज हॉर्मोन्स। और ये जो पर्टिकुलर सर्ज है इसको हम बोलते हैं LH सर्ज, FSH सर्ज। कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली ऑन द मिड ऑफ साइकिल। 28 डेज का साइकिल है तो उसके मिड में 14th डे पर ये हॉर्मोन्स का सर्ज देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स का जैसे ही सर्ज आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफियन फॉलिकल को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। तबाह इन द सेंस रप्चर कर दिया। रप्चर करेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? अंदर क्या बैठा था? सेकेंडरी oocyte बैठा था। भैया तैयार था पूरा। तो सेकेंडरी oocyte वहां से निकलेगा, ग्राफियन फॉलिकल से निकलेगा और बाहर की तरफ भागेगा। तो ग्राफियन फॉलिकल से यहां से सेकेंडरी oocyte निकला और ये चला बाहर की तरफ कि भाई मैं तो चला। और रह क्या गया? अब ग्राफियन फॉलिकल के पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, एंट्रम। ठीक है, उसका देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये जितने भी इवेंट्स हुए, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, उसमें से हमारा जो सेकेंडरी oocyte था उसका रिलीज होना, ये सब कब हो रहा है? LH सर्ज, FSH सर्ज कब हो रहा है? 14th डे पे हो रहा है। तो ये जो 14th डे है ना, ये थर्ड फेज है। थर्ड फेज कौन सा? हमारा ओव्यूलेटरी फेज, सबसे छोटा फेज है, एक ही दिन का फेज है, इसके अंदर ही इतना सब कुछ हो जाता है। और हमारा सेकेंडरी oocyte चला गया ओवरी से बाहर की तरफ। अब अंदर क्या रह गया है? अंदर रह गया है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम बना, जो बचा कुचा हमारा ग्राफियन फॉलिकल था उसने आगे जाके क्या बना दिया? कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। ठीक है, ये देखो, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल में जितना भी जो सामान बचा कुचा था उसने क्या बनाया? कॉर्पस ल्यूटियम। पर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इसने बहुत सारे हॉर्मोन्स को अब यहाँ पर कंट्रोल करना है। अब कॉर्पस ल्यूटियम से बच्चों याद करेंगे ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम आ गया तो इस फेज को क्या बोल देंगे? ल्यूटियल फेज। और ये ल्यूटियल फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। सेक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस करता है। कौन से हॉर्मोन्स की सिक्रीशंस करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन अभी तक तो कहीं था ही नहीं सीन में, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन अभी तक बेचारा चुपचाप बैठा था, कॉर्पस ल्यूटियम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आया उसने प्रोजेस्टेरॉन को जगाया और प्रोजेस्टेरॉन की ऑल ऑफ अ सडन पीक देखने को मिली। तो कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्रोजेस्टेरॉन वर्क हैंड इन हैंड। कॉर्पस ल्यूटियम होगा तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही खत्म, प्रोजेस्टेरॉन खत्म। तो यही सारी कहानी है। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ल्यूटियल फेज के अंदर बनता है, ये हॉर्मोन्स रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन साथ में ईस्ट्रोजन का भी लेवल मेंटेन करता है। अब क्या होगा? ये जो हमारे पास ईस्ट्रोजन था वो तो भैया वही काम करेगा। ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को यहाँ पे थिक करता चला जाएगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? वो उसको मेंटेन करेगा, बचा बचा के रखेगा कि आगे जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग आएगा उसके लिए संभाल के रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। तो क्योंकि हमारे ओव्यूलेटरी फेज के अंदर 14th डे पर जो सेकेंडरी oocyte था, यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकला है कहाँ पर? यहाँ से निकला वो ओवरी से बाहर। तो ओवरी से जब वो बाहर निकलता है तो वो तकरीबन 1 से 2 दिन वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। इन केस उस पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte की मीटिंग हो जाती है, इट एनकाउंटर स्पर्म और उसके साथ इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हमारा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बरकरार रहेगा। मींस इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड रहेगा। और ये हमारे दोनों हॉर्मोन्स कौन से हैं? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, इनको मेंटेन करके रखेगा। और ये क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। अब दूसरा केस कौन सा बनता है? दूसरा केस क्या बनता है कि उस केस में जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई यानी 1-2 दिन के अंदर इस पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte की मीटिंग नहीं होती है स्पर्म के साथ, तो ये सेकेंडरी oocyte फिर क्या करता है? आगे की तरफ आता है और यूट्रस के अंदर नीचे शेड ऑफ हो जाता है। तो ये अब फर्दर फर्टिलाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो अब करेगा नहीं, तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? धीरे धीरे वो भी हमारा रिग्रेस होना शुरू हो जाएगा, छोटा छोटा होना शुरू हो जाएगा। और वो स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्पस एल्बिकन्स अब यहाँ पर बन चुका है, तो कॉर्पस ल्यूटियम तो रहा नहीं है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ही मेंटेन कर रहा था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी यू कैन सी कि यहाँ पर ये क्या कर गए, ड्रॉप कर गए। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल्स जैसे ही ड्रॉप होंगे वैसे ही क्या होगा, अभी प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन कर रहा था, तो जैसे ही वो ड्रॉप गया वैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म हो गई। ओके, ये क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। शेड होके कहाँ पे जाएगी, अब एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट थी, यूट्रस में प्रेजेंट थी। अगर ये टूटेगी, अगर ये गिरेगी तो कहाँ पे गिरेगी, यूट्रस के अंदर, और ये बॉडी से बाहर निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग की फॉर्म में निकलेगी, मेंसेस की फॉर्म में निकलेगी। और इसी के साथ क्या शुरू हो जाता है, हमारा नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। अब इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या है, इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर हमारी टूटी हुई एंडोमेट्रियम और उसके साथ में अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। एंड दिस एंड्स विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन केस यू वांट टू सी मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।